नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक पर चर्चा करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से एमसीक्यू प्रश्न है वो बन रहे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस किताब में से हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य दोनों विषयों के अंदर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह सारे प्रश्न इस बार आपके लिए दोनों विषयों के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ध्यानपूर्वक इस प्रश्नों को देख करके अच्छे अंक लाने का प्रयास करें। तो पहला प्रश्न है, एक नाटक के मुख्यतः कितने अंक होते हैं? तो एक नाटक में मुख्यतः 3 अंक है वो होते हैं। दूसरा प्रश्न, किसी भी विशेष स्थिति का अनुकरण है वो क्या कहलाता है? नाटक कहलाता है। कविता का जन्म किस रूप में हुआ है? तो कविता का जन्म वाचिक परंपरा के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न, कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण क्या है? तो पहला उपकरण है वो शब्द है, इस बात का ध्यान रखें। कविता की आंतरिक लय है वो किसे बताया गया है? तो कविता की आंतरिक लय बिंब और छंद को है वो बताया गया है। कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक है वो कौन होते हैं? तो बिंब और छंद है वो कविता को इंद्रियों से पकड़ने या समझने के अंदर विशेष रूप से सहायक होते हैं। अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत ने कविता के लिए किस तरह की भाषा पर बल दिया है? तो चित्रात्मक भाषा पर पंत जी ने है वो बल दिया है। कविता के घटक है वो किससे परिचालित होते हैं? तो कविता के घटक परिवेश और संदर्भ से परिचालित होते हैं। नाटक लिखते समय नाटककार को नाटक की किस मूल विशेषता को है वो ध्यान में रखना चाहिए? तो नाटक के लिए सबसे मूल विशेषता है समय का बंधन, यानी समय का विशेष ध्यान रखना है। नाटक के प्रत्येक अंक की कम से कम है वो कितनी अवधि होती है? तो नाटक के प्रत्येक अंक की कम से कम अवधि है वो 48 मिनट की होती है और नाटक के अंदर 3 अंक होते हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य की सभी विधाओं में नाटक के सबसे ज़्यादा निकट है वो कौन सी रचना मानी जाती है? तो कविता है वो नाटक के सबसे ज़्यादा निकट मानी जाती है। नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम है वो कौन सा है? तो संवाद है वो सबसे सशक्त और जरूरी माध्यम है वो नाटक का माना गया है। साहित्य की सभी विधाओं में जीवंत माध्यम है वो कौन सा है? तो नाटक है वो जीवंत माध्यम है, क्योंकि नाटक हमेशा वर्तमान के अंदर घटित होता है। अगला प्रश्न, साहित्य की सभी विधाओं में कौन सी विधा वर्तमान काल में घटित होती है? तो नाटक है वो वर्तमान काल में घटित होती है। कहानी का केंद्रीय बिंदु किसे माना जाता है? तो कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक को माना जाता है, यानी कथानक कहानी का केंद्रीय बिंदु है। कहानी को रोचक बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो द्वंद्व है वो सबसे आवश्यक तत्व है जो कहानी को रोचक बनाता है और कहानी को आगे बढ़ाने का भी काम करता है। दो जो आपस में पात्र होते हैं उसमें वैचारिक जो मतभेद होता है वही द्वंद्व कहलाता है। अगला प्रश्न, कहानी को गति प्रदान करने वाला तत्व कौन सा है? तो पात्रों के बीच में जो संवाद होता है वह संवाद कहानी को गति प्रदान करता है और संवाद के माध्यम से ही द्वंद्व की स्थिति पैदा होती है, इस बात को भी विशेष रूप से ध्यान रखें। कथानक को आगे बढ़ाने का काम है वो कौन करता है? तो कथानक को आगे बढ़ाने का काम द्वंद्व है वो करता है। कविता की संरचना का मूल तत्व है वो कौन सा है? तो कविता की संरचना का मूल तत्व है वो संवेदना है, यानी कविता संवेदना पर आधारित होती है। कविता है वो भावों को व्यक्त करने का मुख्य माध्यम होता है। जनसंचार के माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो प्रिंट मीडिया यानी समाचार पत्र सबसे पुराना है, जबकि इंटरनेट है वो सबसे आधुनिक माध्यम है। समाचार की शुरुआत कौन से 2 ककार से होती है? तो समाचार की शुरुआत क्या और कौन इन 2 ककारों से
होती है और पहले जो 4 ककार होते हैं उसके अंदर किसी भी समाचार की परिचयात्मक सूचना दी जाती है। इस बात का भी ध्यान रखें। पत्रकार है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला पूर्णकालिक पत्रकार, दूसरा अंशकालिक पत्रकार और तीसरा है वो फ्रीलांसर पत्रकार होता है। समाचार लेखन में कितने हैं वो ककार होते हैं? तो समाचार लेखन के अंदर 6 ककार होते हैं। समाचार को कितने भागों में बांटा गया है? तो समाचार को 3 भागों के अंदर बांटा गया है, इंट्रो, बॉडी और समापन। उल्टा पिरामिड शैली निम्न में से किस सृजनात्मक लेखन में है वो उपयोगी है? तो समाचार लेखन के लिए यह उपयोगी है और समाचार लेखन की सबसे बुनियादी और आधारभूत शैली उल्टा पिरामिड शैली है। सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है वो क्या कहलाता है? तो इस प्रकार का लेखन फीचर है वो कहलाता है जिसका उद्देश्य पाठकों का मनोरंजन करना और उन्हें शिक्षित करना होता है। एक मनोरंजक व सूचनात्मक लेखन है, कौन सा है? तो फीचर है वो मनोरंजनात्मक और सूचनात्मक लेखन है। विशेष रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है? तो विशेष रिपोर्ट 4 प्रकार की होती है। पहली खोजी रिपोर्ट, दूसरी इन डेप्थ रिपोर्ट, तीसरी विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और चौथी है वो विवरणात्मक रिपोर्ट कहलाती है। अगला प्रश्न, आमतौर पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को उजागर करने के लिए कौन सी रिपोर्ट लिखी जाती है? तो भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को उजागर करने के लिए खोजी रिपोर्ट लिखी जाती है। अखबार में जनमत को प्रकट करने वाला माध्यम है वो कौन सा है? तो जनमत को प्रकट करने वाला माध्यम है वो संपादक के नाम जो पत्र लिखे जाते हैं वो जनता की राय अखबार के अंदर प्रकट करते हैं। एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता में कौन से है वो गुण होने चाहिए? तो साक्षात्कार लेने वाले में धैर्य का गुण होना चाहिए, उसमें कूटनीति का गुण हो, उसके अंदर संवेदनशीलता हो, ये सभी है वो गुण एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता के अंदर होने चाहिए। संवाददाताओं के बीच उनकी दिलचस्पी और ज्ञान के आधार पर काम का विभाजन है वो पत्रकारिता के अंदर क्या कहलाता है? तो बीट है वो काम का विभाजन कहलाता है। अगला प्रश्न, तथ्यों के खोज एवं विश्लेषण पर जोर किस माध्यम में है वो दिया जाता है? तो विशेष रिपोर्ट के अंदर तथ्यों की खोज और विश्लेषण पर विशेष महत्व दिया जाता है। अच्छे लेखन के लिए आवश्यक नहीं है, क्या नहीं है? तो आम बोलचाल की भाषा अच्छे लेखन के लिए होनी जरूरी है, लेखन में कसावट ये भी होना जरूरी है, वाक्यों में जटिलता ये भी अति आवश्यक है, परंतु लेखन के अंदर विविधता ये होना जरूरी नहीं है। पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप है वो कौन सा है? तो पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप है वो समाचार लेखन है। किस रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन है वो की जाती है? तो इन डेप्थ रिपोर्ट के अंदर तथ्यों और सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है जो पहले से सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध होते हैं। अखबार की आवाज़ है वो किसको माना जाता है? तो संपादकीय को अखबार की आवाज़ माना जाता है। आमतौर पर विचारपरक लेख के किस पृष्ठ पर प्रकाशित होते हैं? तो आमतौर पर विचारपरक लेखक हमेशा संपादकीय पृष्ठ पर है वो प्रकाशित होते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से विचारपरक लेख है वो नहीं है, तो कौन सा विचारपरक लेख नहीं है? तो फीचर है वो विचारपरक लेख नहीं है, जबकि संपादकीय ये भी विचारपरक लेख है, लेख भी विचारपरक लेख है और टिप्पणी भी विचारपरक लेख है। तो इस श्रव्य जनसंचार का माध्यम है वो कौन सा है? तो रेडियो है वो श्रव्य माध्यम है। भारत में पहला छापाखाना कब और कहाँ है वो लगाया गया था? तो भारत में पहला छापाखाना 1556 ईस्वी में गोवा के अंदर लगाया गया था। इनमें से कौन सा है वो उल्टा पिरामिड शैली का अंग नहीं है? तो मध्य भाग
ये उल्टा पिरामिड शैली का भाग नहीं है, जबकि इंट्रो, बॉडी और समापन ये सभी उल्टा पिरामिड शैली के अंग है। हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ है वो आरंभ हुई थी? तो वेब दुनिया के साथ हिंदी में नेट पत्रकारिता है वो प्रारंभ हुई थी। क्रिकेट मैच का प्रसारण किस प्रकार का होता है? तो ये प्रसारण है वो लाइव है वो प्रसारण होता है। अगला प्रश्न, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर है वो कब प्रारंभ हुआ है? तो 2003 से भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर प्रारंभ हुआ है, जबकि विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर प्रारंभ हुआ था। समाचार पत्र में खबरों को प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए आखिरी समय सीमा को क्या कहा जाता है? तो आखिरी समय सीमा को डेडलाइन है वो कहा जाता है। ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत है वो स्थापना कब हुई थी? तो 1936 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी। एफएम रेडियो की शुरुआत भारत के अंदर कब हुई थी? तो 1993 के अंदर भारत में एफएम रेडियो की शुरुआत हुई थी। किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करना है वो क्या कहलाता है? तो एंकर पैकेज यह किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करना है वो कहलाता है, और ये टीवी चरणों के 7 खबरों के अंदर सबसे लास्ट चरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी में किस नाम से है वो जाना जाता है? तो इंट्रो या लीड को हिंदी के अंदर इसको है वो मुखड़ा के नाम से जानते हैं। प्रिंट मीडिया यानी मुद्रण माध्यम की शुरुआत है वो कहाँ से मानी जाती है? तो मुद्रण की शुरुआत विश्व के अंदर सबसे पहले चीन से है वो मानी जाती है। रेनेसां शब्द का अर्थ है वो क्या है? तो रेनेसां का अर्थ है पुनर्जागरण। आधुनिक छापेखाने के आविष्कार का श्रेय है वो किसे दिया जाता है? तो यह श्रेय गुटेनबर्ग को दिया जाता है, जो जर्मनी के रहने वाले थे। अगला प्रश्न, हिंदी नेट संचार का संपूर्ण पोर्टल है वो किसे माना गया है? तो नई दुनिया को है वो हिंदी नेट संचार का संपूर्ण पोर्टल माना गया है। इंटरनेट पत्रकारिता में भारत की पहली साइट है वो किसको माना जाता है? तो rediff.com यह भारत की पहली इंटरनेट साइट पत्रकारिता से संबंधित मानी जाती है। रेडियो समाचार लेखन में तैयार की जा रही समाचार कॉपी में शब्दों को कितने स्पेस या दूरी में लिखा जाता है? तो इसको ट्रिपल स्पेस के अंदर लिखा जाता है। अगला प्रश्न, रेडियो समाचार लेखन में 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं कैसे है वो लिखी जाती है? तो 1 से 10 तक की संख्याओं को हमेशा रेडियो समाचार के लिए शब्दों के अंदर लिखा जाता है। नई वेब भाषा HTML की फुल फॉर्म है वो क्या है? तो HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न, मूलतः रेडियो है वो कैसा माध्यम है? तो रेडियो एक रेखीय माध्यम है, जिसको अंग्रेजी के अंदर लीनियर कहते हैं, यानी रेडियो एक रेखीय या लीनियर माध्यम है। विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रथम दौर है वो कब माना जाता है? तो 1982 के अंदर विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत हो गई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो रेडियो समाचार लेखन में एक लाइन में अधिकतम है वो कितने शब्दों की संख्या है वो होनी चाहिए? तो एक लाइन के अंदर 12 से 13 शब्द लिए जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिए जा सकते। रेडियो समाचार लेखन में 11 से लेकर के 999 तक की संख्याओं को है वो कैसे लिखते हैं? तो 11 से 999 तक की संख्याओं को अंकों में लिखते हैं, जबकि 1 से 10 तक की संख्याओं को हमेशा शब्दों में लिखते हैं। टेलीविज़न खबर के कुल है वो कितने चरण हैं? तो टेलीविज़न खबर के कुल है वो 7 चरण हैं। कौन सा अखबार प्रिंट रूप में न होकर सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध है? तो जो प्रभा साक्षी है यह इंटरनेट पर ही उपलब्ध है, इसकी प्रिंट कॉपी पाठकों को पढ़ने के लिए नहीं मिलती है। जबकि राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, अमर उजाला ये फिजिकली और इंटरनेट दोनों पर उपलब्ध है।
रेडियो माध्यम कैसा है? तो रेडियो एक तरीके का श्रव्य है, वो माध्यम है। कौन सा जनसंचार माध्यम निरक्षर व्यक्तियों के लिए उपयोगी नहीं है? तो समाचार पत्र है, ये निरक्षर लोगों के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, अक्षर ज्ञान नहीं होता है। इसी के साथ अभिव्यक्ति और माध्यम के ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो समाप्त हुए, और आशा है कि ये सारे प्रश्न बोर्ड परीक्षा के अंदर इन्हीं में से पूछे जाएंगे और आप अभिव्यक्ति और माध्यम के सभी प्रश्नों को इस वीडियो की सहायता से हल कर पाएंगे। धन्यवाद।